फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दलाल स्ट्रीट किंग। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्या है कि आज जो वीडियो डालने वाला हूँ उसमें निफ्टी का जो टारगेट दिया है मैंने 7500 का, लगभग 4 मंथ्स का टाइम फ्रेम लिया है मैंने उसमें। तो क्या है कि वो वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे नीचे जाते रहेगा, तो अब बाद में आपको याद नहीं आएगा मैंने ये टारगेट दिया था। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, तो 4 महीने बाद हम देखेंगे कहाँ निफ्टी जा सकता है। उसमें क्या है कि आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं मेरे, जैसे येस बैंक डाला था मैंने 170 पे 50 का टारगेट दिया था, और वोडाफोन आइडिया का 19 रुपीज़ पे था, अब तो 2 रुपीज़ का टारगेट दिया था। तो ऐसे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद क्योंकि क्या है कि वो बाद में आप देख सकते हैं उसको। अभी निफ्टी का जो टारगेट दिया मैंने 7500, उसके पीछे रीजंस क्या है वो हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले। ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। अभी निफ्टी जो है 9380 है, कितना 9380, और आज की डेट है 28 अप्रैल 2020। अब यहाँ से मुझे लग रहा है निफ्टी और 300-400 पॉइंट जा सकते हैं ऊपर, कि सर 300-400 पॉइंट मतलब 9600 टू 9800 तक, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि सबसे पहले रीजंस क्या है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ 9975706175। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट मुझे, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा मैं, और नया चैनल मेरे के वहाँ पे भी उसमें लिंक भेज दूंगा। अभी जो सबसे पहले कि कोरोना वायरस केसेस, अभी क्या है कि मार्केट जो कोरोना पैंडेमिक आया था तब से मार्केट जो था निफ्टी 12,400 से 7,500 तक आया था 15-20 दिन में। वहाँ से फिर से बाउंस बैक लिया उसने, अभी 9,400 आ चुका है। अभी क्या है कि सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे कोरोना वायरस केसेस, लॉकडाउन वर्सेस लाइफ्स। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जब कोरोना वायरस आया था, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था, मतलब 25 मार्च से, और तब कुछ 700 केसेस थे। कितने? 700। 25 मार्च से 25 अप्रैल, अभी 20 अप्रैल आज, मतलब एक महीने में 700 केसेस से हम 24,000 केसेस पे आ गए। जब लॉकडाउन था, फिर से सुनिए बात, जब लॉकडाउन था तो 700 केसेस से 24,000 केसेस आ गए, लॉकडाउन था। अब जब लॉकडाउन नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्लोली इकोनॉमी को स्टार्ट करने की फोकस कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या, तो गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहे थे अपने को खुद ने कि सब इमरजेंसी सब इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो लगभग गवर्नमेंट ने कुछ प्रिपरेशंस किए, लेकिन अभी क्या है कि 50-60% इकोनॉमी को खोलने की बात चल रही है। तो उसमें क्या है कि जो वायरसेस है, केसेस है, वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या है कि लॉकडाउन किया तो केसेस कम होते हैं, लॉकडाउन निकाला तो केसेस बढ़ते हैं, तो उस तरह ये होता है। अब उसमें क्या है कि बहुत हॉस्पिटल्स भी सील्ड ऑफ हो रहे हैं, तो क्या है कि कोरोना की वजह से, मतलब कि डॉक्टर्स को भी हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये एक फैक्टर हो सकता है कि मार्केट के नीचे गिरने में, क्योंकि क्या है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़े तो गवर्नमेंट फिर से कुछ लॉकडाउन चालू करेंगे, फिर से बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा, तो उसी वजह से शेयर्स फिर से नीचे गिरने के चालू हो सकते हैं। तो एक रीज़न है, पहला रीज़न है मेरा ये। दूसरा है, ये बहुत बड़ी हिंट है, आप ध्यान में रखना, फिर से बोल रहा हूँ बहुत बड़ी हिंट है, निफ्टी वर्सेस गोल्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं? निफ्टी वर्सेस गोल्ड। अभी क्या है कि गोल्ड और निफ्टी दोनों एक साथ चल रहे ऊपर। ऐसा आप गूगल पे आप खुद सर्च करके देखिए, ऐसा बहुत कम बार होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्या है कि जब गोल्ड ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। गोल्ड ऊपर क्यों जाता है? जब बहुत ही ऊपर जाता है, क्योंकि कुछ मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सेफ्टी की तरफ जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर या गवर्नमेंट्स, तो सेफ्टी की ओर बढ़ते हो और गोल्ड खरीद लेते ज़्यादा, तो गोल्ड ऊपर जाता है, उसमें इक्विटी नीचे जाता है, मार्केट नीचे आता है। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, मतलब 38, जब से कोरोना वायरस हुआ था तो 38,000 से कुछ 46,000 गोल्ड गए हैं, और उसी टाइम में 7,500 से 9,400 तक निफ्टी गया है। तो ये दो जो है एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होते वैसे। तो यहाँ भी चांसेस है कि इसमें से दोनों में से कोई तो एक नीचे गिरने वाला है। अब इसमें से दोनों में से कौन गिरने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। मैं तो अभी इसमें रीजंस बताने वाला है, तो आपको कुछ कॉमन सेंस उसमें यूज़ करना है। अगर डर का इतना कुछ, ये पैंडेमिक है, कितना टाइम चलेगा कुछ मालूम नहीं, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है, तो उसी टाइम पे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, तो उसमें से कोई तो गिरने वाला है नीचे कुछ फ्यूचर में, दोनों में से एक।
तो कौन गिरने वाला, हम इसमें रीजंस डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से निफ्टी गिरने वाला है और गोल्ड ऊपर बढ़ने के चांसेस है। तो एक बहुत बड़ी हिंट है कि दोनों एक साथ चलते नहीं, दोनों एक साथ चल रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। तीसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल बीच में नेगेटिव आया था। अभी कुछ दो टाइप के क्रूड ऑयल है, एक नाइमेक्स है और एक ब्रेंट क्रूड है। तो ब्रेंट क्रूड जो होता है वो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं। ब्रेंट क्रूड एशियन की इकोनॉमी जितनी, पाकिस्तान, चाइना जो भी है, ब्रेंट क्रूड इंपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ से मंगवाते हैं। सऊदी अरेबिया जो भी कंट्री, कुवैत, ईरान, इराक जो भी है। तो 20 बैरल मतलब $20 बैरल उस रेट पे चल रहा है क्रूड ऑयल। तो हम $20 पे इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत पॉजिटिव बात है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि $50 से $20 आना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक कैवेट है, मतलब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। उसमें से जो रुपी था अगेंस्ट डॉलर वो वीक हो चुका है। मतलब रुपी जो 68-70 पे था वो 77 पे चल गया है, 76-77 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या है कि बाहर से तेल मंगवाना पड़ेगा, लेकिन वो पहले 68 to 70 रुपीज़ देना पड़ता था, वो अभी 76 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो उसी वजह से गवर्नमेंट को इतना बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट क्रूड ऑयल अगर कितना भी नीचे गया, गवर्नमेंट उसको पास नहीं करेंगे कंज्यूमर को। क्यों नहीं पास करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू लॉस हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। उसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी, मतलब टैक्सेस लगाएंगे उस पर, और खुद की तिजोरी भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक कॉमन सेंस की बात है, वो गवर्नमेंट करेगी। इसमें वजह से कस्टमर को उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्रूड ऑयल इतना नीचे गया है, उसका बेनिफिट कस्टमर को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरी की इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है बहुत, तो अभी स्लोली इकोनॉमी स्टार्ट होगी, तो इतने तुरंत इतना कंजम्पशन, इतना ऑयल का कंजम्पशन इतना तुरंत होने नहीं वाला है। 5-6 महीने थोड़ा सा पूरा ट्रैफिक आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वो क्रूड ऑयल ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो उतना डिमांड नहीं रहेगा तभी भी, अभी भी क्रूड ऑयल का इतना डिमांड नहीं रहेगा अगर लॉकडाउन में खुला भी। तो स्लोली कुछ इकोनॉमी स्लोली स्टार्ट करती है, तो उसमें इंजन स्टार्ट होने में 5-6-7-8 महीने का टाइम या 1 साल का टाइम लगेगा। तो इतना क्रूड की डिमांड नहीं रहेगी, तो इतना कुछ बेनिफिट क्रूड ऑयल का नीचे नहीं होने वाला है। ऊपर से लॉस होने के चांसेस है। लॉस क्या है मैं बताता हूँ आपको। रेमिटेंसेस का मतलब है बाहर से जो हमारे जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, वो पे जॉब्स कर रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ से वो इंडिया में पैसा बेचते हैं। अभी क्या है कि अगर क्रूड ऑयल कितना नीचे आ गया है, तो जो अरब कंट्रीज़ है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और कुछ अरब कंट्री नहीं है, रशिया और अमेरिका, तो उसमें क्या होगा, इसमें से अमेरिका छोड़ के और कुछ तरह से रशिया छोड़ के बाकी जो जितने वेनेजुएला, नाइजीरिया, तो वो जो है 80% क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। उनकी इकोनॉमी जो है वो 70 to 80% क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। वो बहुत खतरे की कंट्री है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ कंट्री का $12 है, रशिया का, कुछ अरेबिया का $16, $18 है। तो मतलब कि $12 to $20 के बीच में इनका प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में इस रेट पे वो प्रोड्यूस करते क्रूड ऑयल को, उसके नीचे गए तो उनको लॉस चालू होता है। लेकिन एक यहाँ पे बात एक समझने की ज़रूरत है, पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। तो $20 के नीचे या $20 पे उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनकी इकोनॉमी को। तो उसी वजह से मिनिमम $50-60 के ऊपर क्रूड ऑयल होना चाहिए। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इनको। जो छोटे छोटे कंट्री है वो बैंकरप्ट होने के चांसेस है। फिर से बोल रहा मैं, जो छोटी छोटी कंपनी है बहुत ट्रैप में फंसने वाले वो और बैंकरप्ट होने वाले, क्योंकि क्रूड ऑयल इतनी नीचे गया और उनकी इकोनॉमी पूरी इस पर डिपेंड है। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और नीचे जा सकता है। वो एक रिस्की एक फैक्टर है। तीसरा डिमांड, चौथा डिमांड। अभी डिमांड जो है, इकोनॉमी इतना जल्दी आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या होता है कि इकोनॉमी खुलेंगे ना तो थोड़ा सा आउटपुट, मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रीज जो चलेंगे, अभी जो फैक्ट्रीज है, अभी कोई भी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी पकड़ो, मतलब कार बनाने वाली कंपनी पकड़ लो, मारुति पकड़ लो, क्या करेंगे वो तुरंत एक फैक्ट्री चालू की प्रोडक्शन डन, तुरंत से 100% प्रोडक्शन चालू करेंगे क्या? मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात है। जैसे मार्केट की जो डिमांड रही उस हिसाब से वो कार प्रोड्यूस करेंगे ना, बिना काम का ज़्यादा कार प्रोड्यूस करेंगे क्या? उनको लगेगा थोड़ा सा वो स्लोली 10%, 20%, 30% प्रोड्यूस करेंगे, डिमांड देखेंगे उतना आ रहा है क्या, तभी वो प्रोडक्शन ऊपर लेके जाएंगे ना, क्योंकि बिना काम फालतू का तो लेके नहीं जाएंगे ना। तो उस वजह से डिमांड कुछ अभी है नहीं, तो डिमांड आने में कुछ 6, 7, 8 महीना या 12 महीना लग सकता है।
उसमें डिमांड होटल में, अभी बहुत लोग कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग जो उनका माइंड पूरा सेट होने में टाइम लगेगा, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, बहुत लोग तुरंत होटल में जाएंगे नहीं, खाना खाने या रहने मिले। और टूरिज़्म, ज़्यादा घूमने नहीं जाएंगे लोग, और एविएशन एयरलाइंस में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे लोग। तो ये सब जो लोग हैं तो यहाँ पे डिमांड बहुत कम होने वाली है। तो इसी वजह से तुरंत इस पे भी वजह से डिमांड इतना आने वाला नहीं। तो ये भी जो जितने भी गवर्नमेंट पैकेज ला रही है, ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट जितने भी पैकेज ला रही है लेकिन डिमांड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ डिमांड नहीं, मतलब कोरोना के पहले इकोनॉमी बहुत वीक थी, 3 to 4% ग्रोथ कर रही थी। अभी कोरोना नहीं आने की वजह से और माइनस में भी जा सकती है इकोनॉमी। तो डिमांड कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने कितने भी पैकेज दिए लेकिन डिमांड होनी चाहिए ना, कस्टमर के पॉकेट में पैसा तो होना चाहिए ना। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कस्टमर के पॉकेट में पैसा होना चाहिए। कस्टमर के जो पॉकेट में पैसा है अभी वो मेनली वो फोकस करेगा अपने कैश प्रिजर्व करेगा। वो अभी वो 6, 7, 8 महीने कैश अपने पास रखेगा, मेन चीज़ों पे वो फोकस करेगा। अभी जो घर की चीज़ें, खाने की चीज़ें, ये इंटरनेट, उस पर फोकस करेगा मेनली, ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल पे वो फोकस नहीं करेगा। तो उसी वजह से थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है। मतलब भी 4 व्हीलर की जगह, मतलब जो कस्टमर मिडिल इनकम से वो 2 व्हीलर पे फोकस कर सकते हैं ज़्यादा, तो उसी वजह से 4 व्हीलर की डिमांड थोड़ा कम हो सकते हैं। मेन आ रहा अभी बैंक्स में। बैंक्स में जो है वहाँ पे क्या है कि एनपीए बढ़ने के चांसेस, एनपीए मतलब कि बहुत लोग लोन पे बाउंस कर सकते हैं। उसमें क्या है, क्यों कर सकते हैं मुझे बताता हूँ आपको। होटल्स, एयरलाइन, रियल एस्टेट, टूरिज़्म। फिर से बोल रहा हूँ, होटल्स, एयरलाइन, रियल एस्टेट, टूरिज़्म, ये जो सेक्टर है सब, इसको टाइम ऊपर जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। होटल सबसे लास्ट में खोलेंगे, ध्यान में रखना। एयरलाइन सबसे लास्ट में खोलेंगे। मुझे एक बात बताओ, एयरलाइन की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इंडिया से जो एयरलाइंस बाहर के कंट्री में जा रहे, तुरंत वहाँ पे घूमने जाएंगे क्या लोग, क्योंकि बाहर के लोग कंट्रीज ने बैन किया है, तो तुरंत वो सबसे लास्ट में खोलेंगे, उसमें 8-9 महीने का टाइम लगेगा। तो उस वजह से बैंक्स के जो है एनपीए बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है कि बैंक्स ने कुछ ये किया कि 3 मंथ्स का ये किया उन्होंने, मतलब कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया, फोरबियरेंस दिया है, उसके बाद पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि डिमांड नहीं है मार्केट में, उसमें बहुत इकोनॉमी को रिवाइव करने में, ये जो सेक्टर्स मैंने अभी बताए 4 आपको, उसको रिवाइव करने में कम से कम 2 साल 3 साल का टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये सब फैक्टर जो है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट नीचे जाने में। और एक लास्ट बोल रहा मैं 2008 का कंपेरिजन करता हूँ कुछ 2 मिनट में मैं आपको। 2008 वर्सेस अभी कोरोना वायरस। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर का, और अभी में इसमें क्या डिफरेंस है वो हम बताते। जो 2008 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, पैसे को प्रिंट किया था, लोगों के पॉकेट में पैसे डाले और इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। क्या है कि ये हेल्थ क्राइसिस है, ये जो हेल्थ क्राइसिस मतलब जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता, वैक्सीन जब तक बन जाता तब तक इसमें प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो इसमें तुरंत ऐसा नहीं कि अगर ये कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होता तुरंत कुछ गवर्नमेंट प्रिंट करके पैसे डाल के इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। लेकिन ये पैंडेमिक है, मतलब हेल्थ क्राइसिस है, ये ऐसी चीज़ है कोरोना वायरस कि फिर से वो जाता है। जैसे आप चाइना में देखिए, उन्होंने इकोनॉमी चालू किया था, फिर से अभी वो वायरस फिर से फैल रहा है। उसमें क्या होगा, फिर से चालू करेंगे कंट्री, फिर से लॉकडाउन, फिर से चालू करेंगे, फिर से लॉकडाउन। तो उस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, पूरा ठीक तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा थोड़ा काम चलेगा। तो उसी वजह से मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो सब फैक्टर्स बताए मैंने, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो टारगेट निकाला है मैंने, उस हिसाब से नीचे का टारगेट ये निकाला है मैंने, और ऊपर मैक्सिमम 300-400 पॉइंट का जो मैंने निकाला है ऊपर 400-500 पॉइंट का, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ पैकेजेस लाएगी छोटे कंपनीज़ के लिए, एमएसएमईज़ के लिए, जो छोटे छोटे कंपनीज़ काम करते हैं, या रियल एस्टेट के लिए। अभी जो आज आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो भी शेयर बढ़ रहे हैं उसमें कुछ पैकेजेस आने वाले गवर्नमेंट, या रियल एस्टेट कुछ शेयर्स बढ़ेंगे, कुछ टाइम के लिए वो बढ़ते रहेंगे और पैकेजेस आएंगे, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जो छोटे इन्वेस्टर नहीं आते मार्केट में, तो ऊपर के लेवल पे वो खरीद लेते हैं और वो ट्रैप हो सकते हैं। तो कुछ क्या करना है आपको, जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट में, उसमें क्या करना है, कोरोना वायरस प्रूफ शेयर्स लेने हैं आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कोरोना वायरस प्रूफ शेयर, मतलब कि जिसका कोरोना वायरस का इम्पैक्ट उस पर बहुत कम होने वाला है, इसलिए वैसे स्टॉक्स आपको लेने हैं। उसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि बहुत कंपनी अभी बैंकरप्ट होने वाले हैं 8-9-10 महीने बाद, उनके बाद बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए जो कोरोना वायरस पर जिस कंपनी को इम्पैक्ट बहुत कम होने वाला उसको आपको लेना है, और लमसम नहीं डालना है, छोटे छोटे अमाउंट हर महीने डालना है, ठीक है। अभी वो कौन से सेक्टर्स है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जिसको इंटरेस्टेड रहेगा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप।
एक डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। इस स्टॉक में मेरे कोई जो अभी मैंने डिटेल्स बताई इसके जो है उसमें कुछ स्मॉल पोजीशन मैंने लेके रखी है, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को लेके पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स कलीग्स जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियोस आप शेयर कीजिए। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ मेरा नए चैनल की, उसमें भी वो वीडियो डालने वाला हूँ मैं, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने अपने फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।